जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 6 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 11 में है गति एवं दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इस पाठ में हम गति और दूरी का मापन किस प्रकार से किया जाएगा इस पर चर्चा करेंगे। तो इसका जो पहला भाग था वो हम पढ़ चुके थे और उस भाग में हमने परिवहन के जो साधन है उसके बारे में पढ़ा था, साथ ही यातायात की कहानी के बारे में पढ़ा था। आपके द्वारा तय की गई दूरी की माप एवं मेज की लंबाई किस तरह से माप की जाएगी इस पर हम चर्चा कर चुके थे। साथ ही हमने कुछ मापन की विधियों के बारे में भी जाना था, जैसे डोरी के द्वारा मापन, बालिश की सहायता से मापन। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे मापन के मानक मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो मापन के लिए मानक मात्रक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मात्रक क्या होता है। मात्रक किसी अज्ञात राशि का उसी प्रकार की ज्ञात राशि के साथ तुलना करना मात्रक कहलाता है। तो अज्ञात राशि क्या है? जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जो हमें पता नहीं है, वो है अज्ञात राशि। और ज्ञात राशि वे राशि है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो किसी अज्ञात राशि का उसी प्रकार की ज्ञात राशि के साथ तुलना करना ही मात्रक कहलाता है। तो प्राचीन काल में बालिश की लंबाई, पैर की लंबाई, अंगुलियों की चौड़ाई तथा कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में उपयोग होता था। तो प्राचीन काल में बालिश की सहायता से लोग मापते थे, पैर की जो लंबाई होती थी उसकी सहायता से मापते थे, अंगुलियों की चौड़ाई की सहायता से मापते थे तथा एक कदम की दूरी, इस तरह से लोग मापते थे। तो उस समय कोई वैसा मानक मात्रक नहीं था जिसकी सहायता से वे आसानी से माप कर सके। तो इसलिए वे अपने शरीर के अंगों का उपयोग करते थे मापने के लिए। परंतु लंबाई के जो ये मात्रक हैं ये संतोषजनक नहीं है, क्योंकि सभी का जो शरीर का बनावट है वो परिवर्तित हो सकता है। यदि किसी की ऊंचाई अधिक है तो उसके बालिश की लंबाई अधिक हो सकती है, उसके अंगुलियों की चौड़ाई अधिक हो सकती है, पैर के कदमों की दूरी में भी अंतर हो सकता है। और यदि किसी की ऊंचाई जो है वो कम होगा तो उसके बालिश की लंबाई भी कम होगी या फिर पैर की लंबाई कम होगी। तो इस तरह से जो लंबाई मापा जाएगा शरीर के अंगों की सहायता से, तो उसमें बहुत तरह की दिक्कतें का सामना हो सकता है और वो हमेशा बराबर भी नहीं रहेगा, क्योंकि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के जो हाथ हैं, पैर हैं या फिर बालिश की लंबाई है वो भी अलग अलग होता है। तो आप कुछ सभ्यताओं के बारे में सुने होंगे, जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता। तो हम यहाँ हड़प्पा की सभ्यता के बारे में बात करते हैं। तो जब पुरातत्व विभाग के द्वारा हड़प्पा सभ्यता को खोद कर निकाला गया जमीन के नीचे से, तो वहाँ जो रचनाएं मिली तो उसमें परिशुद्ध ज्यामितिक रचनाओं को देखने को मिला। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वहाँ के लोग मापन के लिए जिसका उपयोग करते थे वे काफी अच्छे थे, जिसके कारण से उनकी जो रचनाएं थी वे काफी सटीक लगती थी। तो वहाँ की जो सभ्यता थी काफी उन्नत थी, इसलिए उनका जो तकनीक था वो भी काफी उन्नत था। उस समय की जो सड़कें थी एकदम सीधी होती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। तो ये जो माप हैं ये माप सटीक तभी होंगे जब अच्छे मापन का प्रयोग किया जाएगा, अच्छे मात्रकों का प्रयोग किया जाएगा। तो उस समय ये जो मिले हैं तो शायद उस समय के लोग अच्छे मात्रक के बारे में जानते होंगे। और कहीं कहीं हाथ की सहायता से भी लंबाई को मापा जाता था। तो हाथ क्या होता है? कोहनी जो है हमारा, कोहनी से अंगुली के छोर तक की जो लंबाई है उसे हाथ कहते हैं। तो एक हाथ, दो हाथ, इस तरह से भी लंबाई को मापा जाता था। तो लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था।
किसका उपयोग किया जाता था? हाथ का उपयोग किया जाता था प्राचीन मिस्र में, जिसे विश्व के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। और विश्व के अलग अलग जगहों पर भी हाथ का प्रयोग किया जाता था लंबाई को मापने के लिए। विश्व के अलग अलग भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। तो वे लोग फुट का भी उपयोग करते थे, लेकिन जो फुट का उपयोग होता था उसमें भी काफी अंतर मिलता था। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो फुट की लंबाई होती थी उसमें भी भिन्नता आपको देखने को मिलेगा। और जो रोमवासी थे, रोम के निवासी थे, वे पग की सहायता से या फिर कदमों की जो लंबाई होती थी उसी से लंबाई को मापते थे। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, इस तरह से वे लंबाई को मापते थे। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की जो माप होती है वो अलग अलग होती है और इसी कारण मापन में उलझने आई होंगी। तो जब ये शारीरिक अंगों का प्रयोग होता था मापने के लिए, शरीर के अंगों का प्रयोग जैसे बालिस्त का, पैर के पग का या फिर हाथ का प्रयोग होता था, तो उसमें काफी उलझन आती होगी, क्योंकि सभी का समान नहीं होता है हाथ का लंबाई या पैर का लंबाई। तो इस कारण से जो मापने के बाद जो आता था रिजल्ट, तो वो भी अंतर हो जाता था। तो इस कारण से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। इसलिए सन 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। तो ये जो समस्याएं आ रही थी इसको दूर करने के लिए फ्रांस में एक मानक प्रणाली की रचना की गई और वो थी मीटरी पद्धति। तो मापन की समानता के लिए विश्व के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया है। तो जो वैज्ञानिक है उन्होंने सोचा कि इस तरह से यदि अलग अलग मात्रकों का प्रयोग किया जाएगा तो जो लंबाई है उसमें भी काफी अंतर मिलेगा, लोगों में मतभेद हो सकता है इसके कारण। इसलिए सभी ने मिलकर एक मानक मात्रक का एक सेट का तैयार किया और उसको सभी ने स्वीकृति दी। तो आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या एसआई मात्रक कहा जाता है। तो अभी हम जो मात्रक का प्रयोग करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का है और वो उसे एसआई मात्रक भी कहा जाता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम एवं समय का सेकंड है। तो 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को सेंटीमीटर कहते हैं। और ये जो 100 भाग में बांटा गया उसमें प्रत्येक एक भाग को सेंटीमीटर कहा जाता है, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं और जो 1 सेंटीमीटर है उसको भी 10 बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग को मिलीमीटर कहते हैं और प्रत्येक जो भाग है उसको मिलीमीटर कहा जाता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जैसे 1 मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, इसलिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। और 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटने से प्रत्येक भाग क्या है? मिलीमीटर है। तो ये हो गया एक। तो इसको याद कर लेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो लंबी दूरी को मापने के लिए एक बड़े मात्रक का उपयोग करते हैं। तो जो मीटर है, सेंटीमीटर है, ये तो छोटा छोटा माप है, लेकिन यदि जो दूरी है वो अधिक हो तो उसके लिए बड़े मात्रक का प्रयोग किया जाता है जिसे किलोमीटर कहते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अब हम तालिका में मात्रक का मान देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो लंबाई को पहले देखते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो ये हो गया लंबाई को मापने का मात्रक। उसके बाद देखिए द्रव्यमान, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम
1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। तो ये हो गए मात्रक का मान। अब समय देखते हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 दिन बराबर 24 घंटा और 1 वर्ष बराबर 365 दिन। तो ये हो गए मात्रक का मान। तो इसकी सहायता से आप लंबाई, द्रव्यमान और समय पता कर सकते हैं। आगे एक प्रश्न है, उसको आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे अमीषा की ऊंचाई दिया गया है तो उसका ऊंचाई सेंटीमीटर में निकालना है। तो ये मीटर में दिया है, उसको आपको सेंटीमीटर में निकालना है। आगे देखते हैं लंबाई की यथार्थ माप। आपके दैनिक जीवन में आप विभिन्न प्रकार के मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। तो लंबाई मापने के लिए हमको अलग अलग मापक युक्तियों का उपयोग करना पड़ता है। तो लंबाई मापने के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। तो कपड़ा जब हम खरीदने जाते हैं तो हमको यदि 1 मीटर, 2 मीटर या 5 मीटर कपड़ा लेना होता है, तो जो कपड़ा बेचता है वो क्या करता है, कपड़ा मापने के लिए मीटर छड़ का उपयोग करता है और उसकी सहायता से कपड़े को मापता है और हमें कपड़ा दे देता है। जमीन की लंबाई एवं वृक्ष की ऊंचाई मापने के लिए टेबल स्केल, फीता का उपयोग करते हैं। तो आगे कुछ दिखाया गया है चित्र में, जो मापक युक्तियां हैं उसको दिखाया गया है। तो इसका उपयोग दैनिक जीवन में होता है। ये स्केल है, ये टेप है, ये मीटर स्केल है। तो इस तरह से जो मापक युक्तियां हैं इसका उपयोग हम करते हैं। तो लंबाई मापने की विभिन्न साधन है, जैसे ज्यामितिक स्केल हुआ, मीटर स्केल हुआ, टेबल स्केल हुआ, मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप का उपयोग आप देखते होंगे, जो टेलर होते हैं, दर्जी होते हैं, वे आपके कपड़े को माप लेने के लिए, आपके साइज का माप लेने के लिए मेजरिंग टेप का प्रयोग करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि लंबाई मापते समय कुछ सावधानियों की आवश्यकता होती है। जब हम किसी लंबाई को मापते हैं तो कुछ सावधानियों को हमको मानना पड़ता है, तभी जो माप होता है वो सटीक निकलता है। तो क्या क्या सावधानी हमको अपनाना है, देखते हैं। स्केल को वस्तु की लंबाई के समांतर तथा उससे सटाकर रखना चाहिए। तो जब भी हम मापेंगे वस्तु को तो स्केल को क्या करेंगे, हमेशा वस्तु से सटा कर रखेंगे और समांतर रखेंगे। जैसे देखिए चित्र ए में दिखाया गया है कि वस्तु से एकदम सटा कर रखा गया है और समांतर रखा गया है, जिससे जो माप होता है वो सही होता है। तो ये क्या है, एकदम सही विधि है। लेकिन दूसरे चित्र में देखिए, चित्र बी में दिख रहा है कि जो स्केल है वो टेढ़ा रखा गया है, साथ ही जो वस्तु है उससे थोड़ा उठा कर रखा गया है, जिससे कारण जो आप लंबाई मापेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत निकलेगा। तो ये क्या है, एक गलत विधि है। तो सही विधि कौन सा है, ये ए में जो विधि दिया है वो सही विधि है। तो मापी जाने वाली लंबाई के अनुदिश पैमाने रखने की ये विधि दिया गया है। तो ए क्या है, सही विधि है और बी गलत विधि है। ये आप ध्यान रखेंगे जब भी आप मापेंगे। और क्या क्या सावधानी रखना है, आगे देखते हैं। कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो पैमाना होता है उसका जो सिरा है वो टूटा हो सकता है। तो ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक से माप नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे हम क्या करते हैं, शून्य से शुरू करते हैं मापना, लेकिन जब उसका सिरा टूटा हो तो ऐसे में हमको शून्य से माप नहीं लेना है। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं। तब आप शून्य से ना मापकर 1 से मापना शुरू करेंगे। तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। तो जब ये निकलेगा तो पाठ्यांक जो होगा उससे सिरे का जो पाठ्यांक है दूसरे सिरे का उसको घटाएंगे, तब आपका सही निकलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। उदाहरण के लिए एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का जो पाठ्यांक है वो 12.3 सेंटीमीटर है।
तो क्या करेंगे, पहले सिरे का पाठ्यांक क्या है, 1 है और दूसरे का 12.3। तो क्या करेंगे, दूसरे से पहले को घटा देंगे। तो 12.3 से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11.3 सेंटीमीटर। अतः वस्तु की लंबाई क्या होगा, 11.3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ दिखाया गया है किस तरह से आप मापेंगे। टूटे किनारे वाले पैमाने को रखने की जो विधि है उसको दिया गया है। तो चित्र ए में देखिए, तो जो चित्र ए में दिखाया गया है कि ये देखिए इसका सिरा क्या है, टूटा हुआ है ना। तो इसलिए इसको क्या करना है, एकदम 0 से हमको नहीं मापना है, इसको 1 से मापना है। जैसे यहाँ चित्र बी में दिखाया गया है, 1 से शुरू किया गया है मापना। तो ये क्या है, ये सही विधि है। कौन सा, ये सही विधि है। लेकिन यहाँ क्या किया गया है, थोड़ा हटाकर 0 से मापा गया है, तो ये गलत विधि है। तो ये ध्यान देंगे, जब भी सिरा टूटा हुआ हो तो आप 0 से नहीं मापेंगे, 1 से मापना शुरू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं और क्या क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए। तो क्या करेंगे नेक्स्ट, कि माप लेने के लिए आंख की स्थिति उस स्केल के चिन्ह के लंबवत होनी चाहिए जिसका पाठ्यांक लेना है। और जब भी आप माप लेंगे तो जब पाठ्यांक को देखेंगे तो क्या करेंगे, एकदम आंख का जो स्थिति है वो लंबवत होना चाहिए, स्केल के चिन्ह के लंबवत होना चाहिए जिसका आपको पाठ्यांक लेना है। तो ऊपर चित्र में उसको दिखाया गया है, उससे आपका स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 स्थिति दिखाया गया है। जो स्थिति ए है उसमें भी क्या है, ये तिरछा देख रहा है, और चित्र सी में भी जो है वो भी तिरछा दिख रहा है। लेकिन चित्र बी में जो दिखाया गया है वो पाठ्यांक एकदम लंबवत देख रहा है। तो सही स्थिति कौन सा है, सही स्थिति है चित्र बी में जो दिखाया गया है। तो कभी आपको तिरछा नहीं देखना है, जहां आपको पाठ्यांक लेना है उसके लंबवत आपको देखना है, जैसे चित्र बी में दिखाया गया। और ए और डी का जो देखने का तरीका है वो गलत है। स्केल के उचित पाठ्यांक के लिए आंख की स्थिति को यहाँ दिखाया गया है। तो जो ए है वो गलत विधि है, बी क्या है, सही विधि है, और सी भी गलत विधि है। समझ गए आप। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे जब भी मापेंगे। तो ये हो गया अब तक कि हमने सीधी चीजों को माप लिया। लेकिन यदि आपका वस्तु क्या है, वक्र रेखा में है, वक्र रेखा का लंबाई आपको मापना है, तब आप क्या करेंगे, तो किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। किसी वक्र रेखा की लंबाई सिर्फ मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। इसकी लंबाई मापने के लिए आप धागे का उपयोग करते हैं। तो क्या चाहिए, जब भी वक्र रेखा का लंबाई मापना है, मीटर स्केल तो चाहिए ही, लेकिन आपको धागे का उपयोग करना होगा। तो आइए एक क्रियाकलाप से इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 3 को करते हैं। वक्र रेखा AB की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। तो आपको क्या करना है, AB का लंबाई मापना है। तो क्या करेंगे, धागे के एक सिरे पर एक गांठ बांधेंगे और इस गांठ को A पर रखेंगे, क्योंकि आपको A से B तक का लंबाई मापना है, इसलिए A पर धागे का एक सिरा रखेंगे, उस पर गांठ बांधेंगे और उसको A पर रखेंगे। अब धागे को अपनी अंगुली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके थोड़े भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। तो क्या करेंगे, आपको धागे को अपने अंगुली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर क्या करेंगे, कुछ भाग का माप लेंगे, थोड़े भाग को रेखा के अनुदिश रखेंगे और इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामेंगे, धागे को पकड़ेंगे एक हाथ से। उसके बाद थोड़े थोड़े भाग का माप करेंगे। देखिए यहाँ A से आपको B तक का मापना है, तो ये वक्र रेखा है, तो ये धागे से थोड़े थोड़े भाग को मापा जा रहा है। तो ये मापते हुए B तक धागे को ले जाएंगे। आपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश
फैलाइए। तो थोड़े थोड़े भाग को आप वक्र रेखा के अनुदिश फैलाएंगे और उसको बढ़ाते जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुंचिए। तो आपको ए से होते हुए बी तक पहुंचना है। धागे का जो भाग बिंदु बी पर है, तो धागा का जो भाग बी तक पहुंचेगा तो वहां पर एक चिन्ह अंकित कर देंगे, ताकि आपको पता, ए पर आपने एक गांठ लगाया था और बी पर एक चिन्ह लगा देंगे। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। तो आपने माप लिया ए से बी तक धागे की सहायता से। अब इस धागे को लेकर मीटर जो पैमाना है उसमें फैलाएंगे। धागे के आरंभ में बंधी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। तो गांठ से शुरू करते हुए आपको अंतिम चिन्ह तक लंबाई को मापना है। यह माप वक्र रेखा AB की लंबाई है और जो आपकी माप निकलेगी वही आपका वक्र रेखा AB का लंबाई होगा। तो इस तरह से आप आसानी से वक्र रेखा पर माप कर सकते हैं। तो ये प्रयोग आप घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि घर में आपको धागा मिल जाएगा। तो यदि कोई वक्र रेखा ऐसा होगा मुड़ा हुआ, तो उसको आप इसी तरह से माप सकते हैं। स्केल भी है आपके पास और धागा भी है। अब हम देखते हैं हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। तो क्रियाकलाप 4 को देखते हैं। तो एक स्थान पर बैठकर आप सोचिए कि गति क्या है। तो आप कहीं बैठिए और सोचिए कि गति क्या है, और उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखा होगा। तो अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उसके बारे में सोचिए और उसकी सूची एक सारणी में आप बनाइए। ये जो चीजें हैं, ये आपका बैग हो सकता है, मेज हो सकता है, जल का मछली हो सकता है, सिलाई मशीन हो सकता है, पत्थर, गाय, गेंद, चलती हुई रेलगाड़ी आदि कुछ भी हो सकता है। तो जो भी चीजें हैं उसको आप लिस्ट में बनाते जाइए, सारणी में लिखते जाइए और इस सूची को 2 भागों में आप बांटेंगे। देखिए कि कौन विराम में है और कौन गति की अवस्था में है। तो आपको पता करना है कि कौन विराम में है और कौन गति की अवस्था में है, और फिर उसको सारणी में बांटेंगे अलग अलग, जैसा यहाँ सारणी में दिखाया गया है। सारणी विराम एवं गतिशील वस्तुएं। तो विराम में वस्तुएं और गति में वस्तुएं। तो जो विराम में वस्तुएं हैं, जो विराम में मतलब रुकी हुई हैं, जैसे विद्यालय का जो बस्ता है आपका, मतलब बैग, या फिर जो मेज है वो भी रुकी हुई है। और गति में जो वस्तुएं हैं, जैसे जल में तैरती मछली, चलती हुई रेलगाड़ी, तो उसको इस तरह से आप बांट सकते हैं। तो आप देखकर ही समझ सकते हैं कि कौन रुकी हुई है और कौन चल रही है। तो इसके अनुसार आप विराम में वस्तु और गति में वस्तु को बांट लीजिएगा। तो आपने यह देखा होगा कि मछली कुछ समय पश्चात पहले स्थान पर दिखाई नहीं देती है। तो आप कैसे समझेंगे कि कोई वस्तु गतिशील है? तो आप किसी वस्तु को आप किसी स्थान पर देख रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद उसको आप नहीं देख रहे, वो दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वो वस्तु क्या है? गतिशील है। जबकि मेज उसी स्थान पर है, जहां था मेज वहीं पर है। तो इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। तो ये आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन वस्तु विराम में है और कौन गतिशील है। तो उसको आप देखेंगे और अनुमान लगाएंगे कि कौन गतिशील है। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आप पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए और कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।